के वात वात कफ और पित्त का व्यक्ति के स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां आना जाना होता है करके, तो इनको त्रिदोष भी बोला गया है। तो मैं ज्यादा समय न लेके डॉक्टर साहब प्रशांत जी चतुर्वेदी को ही हम सुनेंगे, क्योंकि उनको धारा प्रवाह बोलने में और समय मिल जाएगा। तो मैं प्रशांत जी चतुर्वेदी साहब का विनती करता हूँ कि वो आए और हम सभी लोगों को मार्ग। जी, अ, धन्यवाद। आदरणीय सोनी जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। अ, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि वात पित्त और कफ प्रकृति का मानसिक लक्षण का चित्रण किया जाए, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे हम किसी व्यक्ति को जानकर ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रकृति वाले व्यक्ति किस प्रकार की सोच या किसकी विचारधारा किस तरह निर्धारित होती है, ये समझेंगे। और ये जो प्रकृति है बनती किससे है, पहले ये समझते हैं कि प्रकृति है क्या। पहले प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानसिक और शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं। तो आज का विषय है हमारा शारीरिक और मानसिक प्रकृति वात पित्त के अनुसार क्या बनती है, क्या बिगड़ती है। तो आज का विषय क्या मैं शेयर कर पाऊंगा? क्या शेयर करना है आपको जी? ये जो है ना, क्या एक व्हाट्सएप पे मैंने वो बनाया था इसके लिए अभी, तो बात अच्छा। प्रकृति। हाँ, हाँ हाँ। व्हाट्सएप को मैं शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, वो आप भेज दीजिए, मैं सबको डाल दूंगा। और दूसरा क्या है कि इसमें शेयर का एक ऑप्शन होता है, अगर वहां से चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, वो स्क्रीन में आ जाएगा। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते आ जाएगा। हैं। जी। आ जाएगा तो हाँ मैं ट्राई करके देखता हूँ। बलदेव सूद जी अपना माइक बंद करिए, रोजी रानी जी अपना माइक बंद करिए। क्योंकि मैं बाहर हूँ तो स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, है ना। डॉक्टर साहब आप चलने दीजिए ना आपका। बस एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आ गई स्क्रीन? अब जो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं उस स्क्रीन पे जाए तो देखें एक बार आ रही है क्या। जो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं उस स्क्रीन पे जाना स्क्रीन पड़ेगा। शेयर हो रही है? निकालना
आवाज बंद होगी सबकी। तो स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभिषेक जी और डॉक्टर साहब उसी में लगे हुए हैं। उतनी देर आप चर्चा करो फिर। हाँ जी, उतनी देर आप चर्चा कर लो। चलिए मैं अपने स्थान पे अ, कौन बोलना पसंद करेगा वात कप पित्त पर? प्रशांत जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो चले गए। नहीं नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए, अभी अभी वो ज्वाइन कर लेंगे, मैं उनको फोन कर। ठीक, ओके। कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, मैं देखता हूँ। क्योंकि मुख्य विषय है और उस पे वो बोले, उसके बाद हम यदि बोलेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अन्य विषय पे या आचार्य जी, उनका नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं, अभी जैसे ही नेटवर्क आता है वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप ठीक है। थोड़ा बताइए, आप बताते रहिए, और वो आएंगे तो वो ले लेंगे आपको वो कर। धन्यवाद, धन्यवाद, जी धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो मैं विषय को बात कप पित्त पे तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये पंच महाभूत। जी तो आकाश, वायु, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह सही क्रम है स्वास्थ्य में पंच महाभूतों को समझने का। प्रथम आकाश है, उससे मात्रा कम है वायु की, उससे मात्रा कम है अग्नि की, उससे मात्रा कम है जल की, और सबसे कम मात्रा है पृथ्वी की। पृथ्वी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका हमें लाभ मिल रहा है। हम वापस आकाश पे जाते हैं तो आकाश हमें समझ में नहीं आता है कि आकाश कहाँ है। पर जिसने भी भोपड़ा या मेरी कद्दू, आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, बराबर, जी आइए जी। आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, स्वागत। जी जी, कट गया था, कट गया, सॉरी। नेटवर्क इशू है यहाँ बरसाना गांव में। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। मैं वीडियो को जी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही करते हैं ना, या कुछ भी शेयर कर रहे हैं, लोड पड़ते ही ये बंद हो जा रहा है। कोई बात नहीं, राइट, स्वागत है। तो आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू हाँ, करें। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। फिर से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। वात पित्त कफ को लेकर के हम चर्चा करने वाले थे। तो आज हम वात पित्त कफ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा मानसिक और शारीरिक प्रकृति किस प्रकार बनती है और बिगड़ती है। तो जैसे ही हमें प्रकृति क्या है, पहले तो हम ये जाने। प्रकृति हमारा स्वभाव, यानी इस संसार में प्रकृति और पुरुष, यदि दुर्गा सप्तशती के हिसाब से माने या हमारे अन्य ग्रंथों के हिसाब से माने, तो हम केवल दो ही प्रकृति और पुरुष दो प्रकार से जाने जाते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष बच्चे सभी चीजें हो सकती हैं उसमें, लेकिन जो विषय यहाँ आता है, पुरुष का मतलब बीजारोपण करने वाला, अर्थात बीज रोपण करने वाला। मेरी माता जी ने आम खाया, उन्होंने धरती माता में डाला, तो बीजारोपण करने वाली मेरी माता जी हुई, अर्थात वो पुरुष हुई। राइट। लेकिन हमारे परिवार में या हमारे माता पिता दोनों मिलकर के बीजारोपण कर रहे हैं, तो वो जो संसर्ग हो रहा है वो भी बीजारोपण, इसमें पिता पुरुष और प्रकृति कौन हुआ यहाँ पर? माता जी। तो इस तरह से हमारे गर्भाधान का प्रक्रिया चलती है। उस समय, जिस समय यदि वात
और पित्त और कफ में से जिसका भी माता और पिता दोनों का बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त प्रधान संतान प्राप्त होगी, वात बढ़ा है तो वात प्रधान, और कफ बढ़ा है तो कफ। किसी एक का माता और पिता में किसी का पित्त और किसी का कफ बढ़ा है तो दोनों मिलके जॉइंट, ठीक। तो ये इस प्रकार से, और वात पित्त कफ किसी का सम है तो ऐसा बच्चा जो होने वाला है संतान, वो वात पित्त कफ तीनों के गुण लेकर के पैदा होगा। तो ये तो हमने जाना कि प्रकृति और पुरुष के माध्यम से इस सृष्टि में संरचनाओं का विधान किस प्रकार होता है। तो हम चर्चा करते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ प्रकृति के आधार पर न केवल शारीरिक यानी शरीर से जुड़ी हुई, बल्कि मानसिक यानी मन से जुड़ी हुई प्रकृतियों का भी वर्णन मिलता है। तो यह प्रकृति जन्म से ही स्थापित होती है, जिसका अभी मैंने तरीका आपको बताया, और व्यक्ति के स्वास्थ्य, स्वभाव, बुद्धि, व्यवहार, रोग, प्रवृत्ति आदि सभी पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए हमारे यहाँ पर ये स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। पति पत्नी यदि शादीशुदा हैं और पति पत्नी हो गए हैं तो ऐसे के हम 6 महीना 3 से 6 महीना तक हमारे वैद्य लोग गर्भाधान का एक संस्कार या प्रक्रिया को वो करवाते थे। तो 6 महीने तक उनको दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। किसी को 3 महीने का अलग अलग विधान दिए जाते थे। आवाज यदि कोई स्वस्थ है या अस्वस्थ है, उनमें से कोई बीमारी है तो वैद्य नाड़ी परीक्षण करके ये तय करता था कि इनको 3 महीना वेट करना या 6 महीना या 9 महीना वेट करना। तो अलग अलग परिस्थितियों में वैद्य। आवाज आ रही है मेरी? तो हम आगे बढ़ते हैं। आ रही आ रही आ रही राइट आ राइट, रही। धन्यवाद। आ रही है, तो हाँ। हम इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति हैं। 3 प्रकृति बनती कैसे हैं? कोई 2 तत्वों के मेल से वात पित्त कफ यानी कोई एक प्रकृति बनेगी तीनों में से। तो 3 मुख्य प्रकृति हैं, वात पित्त और कफ। अब ऐसे वात पित्त, वात कफ और वात वात ऐसे मिलकर के जो बनेगी, तो 3 3 ऐसे करके कुल मिला के 6 प्रकृतियां ये बनी, और एक वात पित्त कफ सम प्रकृति। तो कितनी प्रकृतियां हुई उस हिसाब से हमारे यहाँ हुई प्रकृतियां लगभग मिला करके देखा जाए तो 7 है ना। 3 मुख्य, वात पित्त कफ, और टोटल मिला के 7। चर्चा करते हैं आज हम शुद्ध प्रकृति की, एकदम विशुद्ध प्रकृति पर चर्चा करते हैं। तो वात की क्या प्रवृत्ति है, उसके लक्षण क्या होंगे, प्रकृति में शारीरिक लक्षण क्या होंगे। तो शरीर दिखने में कैसा लगेगा? प्राय अक्सर का दुबला पतला शरीर देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रकृति का दिन में क्या प्रभाव है, दिन और ऋतुओं में क्या प्रभाव। और पहले हम दिन का देखते हैं। दिन और रात हमारे 4 4 घंटे के एक चरण होते हैं। उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण ऐसे करके अलग अलग हो सकते हैं। तो वात पित्त यानी सुबह से लेके दिन तक का जो समय है, जब तक सूर्य पूरी तरह से अपने यौवन पर नहीं आ जाता, तब तक तो कफ प्रकृति मानी जाएगी। अर्थात सूर्योदय से लेकर के कुछ समय का 3 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटे का समय जो है हमें कफ की, फिर उसके बाद में पित्त की, और फिर शाम के बाद में रात की वात की। तो इस तरह से वात पित्त कफ दिन में देखा जाता है, ऐसे ही ऋतुओं में देखा जाता है, एक से ही मनुष्य की अवस्था में देखा जाता है। हमारा फोकस यहाँ मनुष्य की अवस्था और विशेष व्यवस्थाओं पर है। हम आते हैं अपने मुद्दे पर और हम जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार निर्धारण होती है। निर्धारण का तो मैंने आपको बता ही दिया, माता या पिता दोनों मिलकर के तय करते हैं, और उनकी जो प्रकृति उस समय की है, तो अगर वो संसर्ग के समय वो स्थितियां बन जाती हैं। और जो उनमें कोई माता पिता में कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी उसके साथ कैरी करती है। तो पहले नारी परीक्षण करके वैद्य द्वारा ये जान लिया जाता है कि कोई बीमारी है, तो उसका पहले पुनरुत्थान किया जाए, उसको ठीक किया जाए,
स्वस्थ बनाया जाए, फिर उनको एक समय निर्धारित करके बता दिया जाए कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, एक अलग अलग प्रकार का, वो वैद्य लोग आराम से तय कर पाते थे इसको देख करके। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने आयुर्वेद को भी खो दिया, क्षीणता की ओर है। आगे बढ़ते हैं। तो बीमारी का भी आजकल कई बार देखते हैं ना, डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि भाई फला व्यक्ति को कोई बीमारी है, दमा अस्थमा है, या किसी को कैंसर है, हो सकता है आपको कैरी किया हो, पेरेंटल माँ बाप को किसी को ये बीमारी थी क्या, कई बार डॉक्टर ऐसा पूछते हुए नजर आते हैं। अब शॉर्ट में जानते हैं हम कि बाल्य अवस्था, जो बच्चे की अवस्था है, वो कब प्रकृति की है। यौवनावस्था पित्त प्रकृति की है, अवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखें। और जितने भी सीनियर सिटीजन है या अंतिम हमारी अवस्था, वो सारी की सारी वात की प्रकृति है। इसलिए ज्यादातर बीमारियां वात से जुड़ी हुई वृद्धावस्था में देखने को मिलती हैं। जोड़ों का दर्द हो गया, ऐसे करके आजकल तो बच्चे को पैदा होते ही ये सब देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं, हम लोग प्लानिंग करते नहीं है उसकी। तो जब एक्सीडेंटल बच्चे होंगे तो विवेकानंद कहाँ से आएगा, है ना। तो ये सब क्रम जो है हम छोड़ चुके हैं, वापस समझेंगे तो हम सब उस पर जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ठीक करना है और विशेष व्यवस्था बनानी है समाज में, तो पहले हमको वापस उसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा। तब हम सामाजिक संरचना में उत्थान की व्यवस्था कर पाएंगे। चर्चा करते हैं वात प्रकृति, सबसे पहली प्रकृति। तो इसका शारीरिक लक्षण क्या है, पहले जानते हैं कि वात बनता कैसे। तो कोई दो तत्वों से, 5 तत्व हैं हमारे सृष्टि में। इस सृष्टि में 5 तत्व हैं, तो 5 में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, 5 तत्व हैं। 5 में से 2 मिलेंगे तो कोई एक प्रकृति का निर्माण करेंगे। तो वात प्रकृति ठीक इसी प्रकार वायु और आकाश तत्व का मेल है। इन दोनों के मिलने से वायु प्लस आकाश, मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूं, वायु प्लस आकाश, 2 तत्व मिलेंगे तब वात प्रकृति का निर्माण होगा। मैंने आकाश प्लस वास ने कहा, आकाश और वात यानी प्रधानता हम किसको बोलते हैं, जैसे माता पिता, हमारे समाज में माता की प्रधानता मानी जाती थी। तो आज भी हम माता पिता, किसी बच्चे को गलत कार्य करते हुए देखते हैं, तुम्हारे माता पिता ने यही समझाया क्या, यही सिखाया क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो कभी पिता माता नहीं बोलते, तो माता पिता यानी मातृ शक्ति प्रधान है हमारे समाज में, हमने शुरू से यही सीखा। तो हमारे यहाँ जो प्रधान है उसको हम पहले शो कर रहे हैं। तो वात पित्त कफ में, वात में प्रधानता किसकी, वायु, तो वायु प्लस आकाश तत्व। तो इसका लक्षण शारीरिक देखें तो शरीर दुबला पतला दिखेगा, अस्थियों का उभार स्पष्ट नजर आता है, त्वचा रूखी सूखी खुरदरी, शुष्कता या ड्राइनेस दिखेगी, या दरार पड़ने की प्रवृत्ति होगी उसमें ड्राइनेस के कारण। जैसे कई बार बीमारियां फटती हैं, हो सकता है कि वो कब प्रकृति वाले को भी फटे, क्योंकि वो बीमारी के कारण फट रही। यदि स्वस्थ शरीर है तो कुछ इस तरह का इंडिविजुअल दिखेगा, व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति दिखेगा। तो दूर से देखने में हम पहचानना चाहें तो इस प्रकार के लक्षण यदि दिखते हैं तो वात प्रकृति के होंगे। बाल भी थोड़े से रुके, भूरे कलर के या पतले, ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। हाथ पैर अक्सर ठंडे मिलेंगे, क्योंकि वात का गुण क्या है, ठंडा, वात हमेशा ठंडा है। भूख प्यास अनियमित होगी। आज कोई व्यक्ति आया है और वो वात प्रकृति का है, आपके यहाँ मेहमान आ गया गलती से, तो आप देख पाएंगे कि आज जो 2 चपाती खा रहा था कल 3 भी खा लेगा। आपसे सोच के बनाए कि 3 खाता है, हो सकता है वो 1 ही खाकर उठ जाए। तो ये इस तरह की प्रकृति देखने को मिलती। पाचन उसका कमजोर होगा, या तो प्रकृति वाला या अवस्था वाला। जैसे वृद्धावस्था में पाचन कमजोर हो जाता है, वृद्धावस्था में आपको भी लगता है कि कभी 1 चपाती खा के पेट भर जा रहा है और कभी 3 खा के भी नहीं भर पा रहा है ना। तो ये सारी परेशानी देखने को मिलती। तो या तो प्रकृतिगत लक्षण हो
या कोई बीमारीगत लक्षण, तो यदि वात की वृद्धि होगी, वात की बीमारियां होंगी, तो वात से जुड़ी बीमारियां होंगी। पाचन कमजोर होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी। 3 दिन पेट बढ़िया से साफ हो रहा है, फिर 2-3 दिन तक जाम हो जाएगा, फिर 2-3 दिन अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसी वृद्धावस्था में देखने को कई लोगों को देखने को मिलता है। नींद बहुत हल्की होती है, कम होती है और कम समय की होती है। जो वात प्रकृति वाले होते हैं वो सोते कम है। कुत्ते को देखते हैं ना, कुत्ते जैसी नींद होती है एकदम, थोड़ा सा चटक नींद जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो जरा से में कुछ आवाज हुई, नींद खुल जाती है। तो ये वात की अवस्था में भी होता है, या वात वृद्धि हो जाए जिसको, उसकी भी होता है ये स्थिति, या फिर वात प्रकृति वालों को तो होता ही है। जल्दी थकना, ये उसकी प्रकृति है, यानी क्यों कि क्षमता नहीं, शरीर में क्षमता कम होती है। वृद्धावस्था में भी जल्दी थकान होती है, क्षमता उस समय धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो अवस्थागत और लक्षणगत, जो व्यवस्थागत है या प्रकृतिगत, अवस्था या प्रकृतिगत दोनों ही स्थिति में जल्दी थकान होना, परंतु उतने ही जल्दी ऊर्जा प्राप्त भी कर लेता है जल्दी, क्योंकि वो जल्दी से, मतलब कम समय में वो थक भी जाएगा, कम समय में अचानक से वापस से ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है और फिर से वो काम करने में सक्षम हो पाता है। थोड़ा सा रेस्ट दे दो, हो जाएगा तैयार बंदा काम करने के लिए। मानसिक लक्षण देखें तो चंचल मन होता है, जल्दी जल्दी विचार बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के आप देखना एक विचार पे कायम नहीं रहता है। आज वो कह रहा है कि मैं तो कोऑपरेटिव चलाऊंगा, कल कहता है मैं कुछ और करूंगा, कल कहता है कुछ और धंधा करूंगा, राइट। तो धंधा उसके बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं होता। अक्सर कर ये लोग जो मल्टीटास्किंग मिल जाते हैं और दोस्ती बनाने में बहुत जल्दी से फटाफट दोस्ती बनाते हैं, इतनी जल्दी कि बस ही बस। लेकिन उनको आज जो प्रॉमिस किया था कल तो याद है नहीं, क्योंकि दोस्ती बनाने में भी तीव्रता है तो भूल जाने में भी तीव्रता है उनकी। आज दोस्ती बनाएंगे, कल कह देंगे भाई साहब कहीं मिला था, कहीं आपको देखा था। ये स्थिति भी बन सकती है। तो उनकी याददाश्त भी कमजोर है। मानसिक लक्षणों में देखें, चंचलता है, मन में चंचलता। आज उस व्यक्ति को राजस्थान में रहने को मिल रहा है, वो कह नहीं नहीं यार गर्मी है यहाँ, तो अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। यहाँ तो अपन तो ऐसा करते कुल्लू मनाली चलते हैं, वहां पता पड़ा है कि माइनस टेम्परेचर में चला गया, लद्दाख चला गया, अरे नहीं 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 अच्छा नहीं लग रहा है, सर्दी है। कहीं गोवा वोवा चलते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे नहीं नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब हर चीज में कमियां ढूंढना उसमें पहला विचार दिखता है। जो ज्यादा कमियां निकाल रहा है इसका मतलब वात वृद्धि हो चुकी है, या तो वात की प्रकृति वाला है या फिर वात की वृद्धि है, दोनों में से कुछ न कुछ तो है। ये मानसिक लक्षणों में देखने को मिलेगा। यानी उसके विचार एक जगह स्थिर नहीं है, बदलते रहते हैं। स्मृति अल्पकालिक होती है, मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। स्मृति उनकी अल्पकालिक होती है, थोड़ी देर पहले मिले थे, थोड़ी देर पहले मिलने के बाद में कहीं आपको दूसरी जगह मिल जाए बंदा, पहचानेगा ही नहीं। आप कहेंगे उसको याद दिलाएंगे, भाई साहब अभी 4 घंटे पहले अपन मिले थे फला जगह। तो व्यक्ति जो है कई बार हाँ हाँ कहीं तो देखा है, कहीं मिला है, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि कैसे और कहाँ, किस परिस्थिति में, राइट। तो वो स्थितियां बनती हैं। परंतु इनकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र होती है, मल्टीटास्किंग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि भगवान ने कुछ दिया तो कुछ छीन लिया, कुछ छीन लिया तो कुछ दे दिया। तो कल्पना शक्ति, ऐसे आपको आर्टिस्ट मिल सकते हैं लोग, ऐसे आपको मार्केटिंग में हो सकते हैं, कुछ भी कह करके कुछ भी बेच बाज के चल देते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति आपको मार्केटिंग में लोग मिलेंगे। साथ ही भय, चिंता, असुरक्षा की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है ऐसे लोगों को। भय, भय लगा रहेगा। अच्छा मेरा बेटा, मेरी बेटी शाम को 4 बजे के लिए बोल के गई थी, अभी आए नहीं है, अभी 5 बज गए, अभी 6 बज गई, वो घड़ी देखता रहेगा बंदा। कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया,
ये सारे विचार उसके, जब तक कि वो आ नहीं जाए व्यक्ति विशेष, तब तक उसको भ्रम में डाले रहते हैं। भ्रम ज्यादा रहता है, उसको भ्रमित करता रहता है। वो खुद तो होता ही है, दूसरों को भी भ्रमित करता है। यानी आपको कोई उनसे प्लान करवाना हो तो प्लानिंग में तो बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन वो खुद नहीं टिक पाते उस पर, काम पर। असुरक्षा की प्रवृत्ति रहती है, हमेशा लगता है कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पानी के किनारे गए तो पानी में कहीं गिर गए, डूब गए तो, है ना। एरोप्लेन में चढ़ गए तो अरे क्या पता यार, क्रैश हो गया तो, गाड़ी में बैठे हैं तो भी टेंशन। मतलब सब जगह जो आदतन है वो तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अक्सर कर देखा होगा आपने, कुछ लोग उल्टी करते हैं पहाड़ी इलाकों में, गाड़ी में बैठे हुए बसों में उल्टी करते हैं। ये वात वृद्धि का पूरा पूरा लक्षण है। तो उल्टियां होने लग जाती हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वात की वृद्धि हो चुकी है। इसलिए जल्दी से उत्साहित होना इनका लक्षण है। जल्दी से उत्साहित होना इनका लक्षण है। तो ये किसी भी चीज के लिए एकदम उत्सुक भी रहते हैं, उत्साहित भी रहते हैं। आपने कोई कानाफूसी किसी के साथ, पड़ोसी के साथ करेंगे ना, तो वो आपको जरा से में बोल देंगे, भाई साहब मुझे भी बताओ ना, पता नहीं कौन सा प्लान कर रहे हो आप, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो वो एकदम उत्साहित रहते हैं हर चीज में। जल्दी से किसी ने बोल दिया ये वाला बिजनेस करना है, तुरंत आपको ऐसे लोग एमएलएम के धंधे में खूब मिल जाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, इस टाइप के लोग मिल जाएंगे आपको। और जल्दी से निराश भी हो जाते हैं। एकदम उत्साहित भी होते हैं तो जल्दी से निराश हो जाते हैं। अरे यार इस धंधे में तो पैसा लगाया, डूब गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसे एकदम उत्साहित होते हैं और जल्दी से इनकी गाड़ी पंचर भी हो जाती, राइट। तो रचनात्मक, कलात्मक, नृत्य, संगीत, इन सभी चीजों में इनकी रुचि है। कला के क्षेत्र में ज्यादा रुचि है, लेकिन ज्यादा देर टिकते नहीं है वो लोग। करेंगे, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। अभी डांस सीखना है, चलो डांस सीखते हैं। कहीं शादी वादी जाएंगे तो कहीं अपना इंप्रेशन बना रहे, इसलिए वो लगे रहेंगे इस काम में। इंप्रेशन की इनको ज्यादा चिंता है। चलो अभी हारमोनियम सीख लेते हैं, अभी ढोलक सीख लेते हैं, फिर 10-15 दिन ढोलक सीखेंगे, तबला सीखेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, अभी बांसुरी सीखते हैं। चलो बांसुरी को अपन कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, ये करते हैं। बहाने तो उनके पास 100 मिल जाएंगे, काम न करने के 100 बहाने होंगे, लेकिन करने के बहाने कम होंगे, राइट। तो आपको ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ सकता है काम के लिए। उत्साह दिला के आप कुछ भी करा लीजिए उनसे। बड़े से बड़ा समस्या का समाधान ढूंढना है तो बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं वो, लेकिन वही है कि वो समस्या पर समाधान के लिए उस पथ पर कितनी देर टिकेंगे, पता नहीं। तो ये हुई एक मानसिक संरचना, उन व्यक्तियों के मानसिक लक्षण जो वाद से जुड़े हुए हैं। अब हम चर्चा करते हैं पित्त की बारे में। थोड़ा सा कॉमन लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में क्या है, शारीरिक लक्षण उनके देखेंगे। शरीर में मध्यम कद काठी के होंगे, मांसल और तेजस्वी टाइप के लोग, यानी उनका बॉडी बॉडी फिटनेस बढ़िया रहेगा। पसीना वसीना भी खूब आता है इनको, थोड़ी सी बात में गुस्सा भी जल्दी आता है, नाक पर गुस्सा रखा रहता है। त्वचा इनकी सॉफ्ट होती है, तेलीय, चेहरे पे तेलीय चमकदार दिखेगा आपको, परंतु जल्दी से लालिमा या दाने आ जाने की संभावना इन लोगों को ज्यादा रहती है, क्योंकि पित्त बढ़ा रहता है। पित्त के मौसम में जो पित्त का देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आयुर्वेद में ये माना जाता है कि सबसे पहले उसका संचय होगा। संचय मतलब इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद में उसका प्रकोप होगा। तो संचय और प्रकोप ये समझना है, और शमन। तो ये तीन प्रक्रिया
प्रकृति में मानी गई। पहले संचय होगा, फिर उसका प्रकोप होगा, फिर उसका शमन होगा। राइट, तो हमको ये जानना है। तो यहाँ पर जो संचय पित्त प्रकृति का होता है, वो गर्मी के दिनों में संचय ज्यादा होता है, उनमें पित्त की वृद्धि बढ़ती है। ये परेशान कब करेगा, प्रकोप कब करेगा? बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कीड़े मकोड़ों के भी पंख लग जाते हैं, बदबूदार कीड़े। ऐसे ही बदबूदार पसीना, गलती से जूते खोल दिए इन लोगों ने तो आपको पूरे हॉल को पता लग जाएगा भाई साहब कोई आए हुए हैं जिन्होंने जूते खोल दिए हैं। पड़ोसी भी परेशान है और पूरा हॉल परेशान है। राइट, तो इस प्रकार के जूते खोलने से बदबू आना, पसीने में गंध आना, शरीर में से गंध आना, दुर्गंध आना, इस प्रकार की इनको ज्यादातर परेशानियां शारीरिक भोगनी पड़ती। पसीना जल्दी आ जाता, जरा सी देर में बीपी बढ़ जाता है, इस टाइप की समस्याएं भी हो सकती है। गुस्सा तो इनका नाक पे रखा रहता है, बहुत जल्दी आता है। ये स्वभावतः गुस्सेले हो सकते हैं, लेकिन बिना बात नहीं करते, ये बात भी पक्की है। इतने सहनशील तो नहीं है, लेकिन ये गुस्सा करने में तो देखिए दोनों के गुस्से में वापस चले गए हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी चले गए। प्रशांत जी आते हैं तब तक उसको कंटिन्यू करता हूँ। और उसके पूर्व में आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी भी इसमें वक्ता में हैं। तो श्रीमान आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रशांत जी के आने तक अपना विषय ले लीजिए। जैसे प्रशांत जी आएंगे उसको कंटिन्यू कर देंगे। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी कृपया। जी नमस्कार। ये अभी जो पित्त कफ की चर्चा हो रही है, तो इसमें पित्त और वात का जो संबंध ये है, कॉमन है। तो उसको जैसे अभी वो पित्त पर बात कर रहे हैं कि पित्त के जो लक्षण हैं, जिसमें कि उनके अंदर तो शारीरिक लक्षण पर बात कर रहे हैं। तो वो अभी शारीरिक लक्षण, अच्छा ये ध्यान रखिएगा जब आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उनका कंटिन्यू करना जरूरी है। धन्यवाद तो धन्यवाद। जी जी। तो पित्त के जो लक्षण हैं शारीरिक लक्षण में, तो उसमें उन्होंने जो बताया, तो वो उनके अंदर एक मानसिक लक्षण ये होता है कि वो लोग अ, जो वो लोग सोचते हैं वो उसमें संकल्पकृत होते हैं। जैसे वात वालों में आपने देखा कि वो लोग बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी ये करते हैं। पित्त वालों में ऐसा नहीं होता है। पित्त वालों में होता है कि वो जासूसी प्रकृति होती है उनकी, राजसी गुण होते हैं, वो डरते नहीं, अभिमानी होते हैं, और उनका गुस्सा तेज होता है, स्पर्धा और कॉम्पिटिटर के होते हैं। तो इस तरह से वात और पित्त दोनों का ये है। अब ये ध्यान देना है कि यह अग्नि दोष है। अग्नि और जल मिल करके पित्त होता है, और वात वायु और आकाश मिलकर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे ज्यादातर हाँ जी, कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ गए आ गए आ गए। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, स्वागत स्वागत। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। राइट राइट राइट। प्रशांत तो जी हम चर्चा प्रशांत। कर रहे थे गुस्सा। गुस्सा ऐसे लोगों का आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है आ रही है आ रही राइट राइट, थैंक यू। तो हम जो चर्चा कर रहे थे इसमें वात पित्त कफ के बारे में। यो खटास क्यों आ रही है?
आपका आवाज बंद हो गया। डॉक्टर साहब आपका आवाज बंद हो गया। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। राइट। यहाँ बड़ा नेटवर्क की बड़ी समस्या हो रही है। हाँ, तो हाँ, हम शुरू करते हैं फिर से। बढ़िया आवाज आ रही है अब तो। तो हम कर रहे थे वात की चर्चा, वात के बाद में पित्त की हम चर्चा कर रहे थे, और पित्त में हमने जानने का प्रयास किया कि गुस्सा उनका नाक पे रखा रहता है ना। पित्त का शारीरिक लक्षण हम बता चुके हैं। त्वचा की कोमलता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पसीना बहुत अधिक आता है शरीर में, गर्मी ज्यादा रहती है शरीर। दिमाग में भी गर्मी रहती है क्योंकि गुस्सा है। अग्नि तत्व है ना। पित्त का निर्माण जो होता है अग्नि तत्व और जल तत्व के दो तत्वों के मिलने से होता है। तो अग्नि प्रधान है। अग्नि प्रधान है तो स्वाभाविक है कि दिक्कत तो आनी है। गुस्सा रहना पक्का है। ऐसे लोगों के आपने देखा होगा बाल झड़ जाते हैं अक्सर कर। बाल झड़ने की इनको समस्या रहती है क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट जब ब्रेन में जाता है और गुस्सा तेज रहेगा, और ब्रेन के अंदर तो एसिड का मतलब वो जलाने हैं तो खेती सुखा ही देगा। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो पित्त का जो लक्षण है हमने शारीरिक मध्यम काठी के साथ साथ में त्वचा में कोमलता, तेलीय, और ये सब मैं कर चुका था। पाचन शक्ति इनकी बहुत अच्छी है। इनको जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, भूख और प्यास अधिक लगती है। भोजन नियमित रूप से इनको चाहिए। इनको कहे कहे कि भाई साहब व्रत करना है तो भाई साहब कहेंगे भैया व्रत नहीं होता अपने से, बाकी सब होता है। तो व्रत करना इनके लिए थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है कई बार। पसीना अधिक आता है, शरीर में गर्मी ज्यादा है, जलन जैसी समस्या, यदि कोई बीमारी बढ़ेगी तो जलन इनके मुख्य रूप से समस्या इनको देती है। नींद मध्यम है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है लेकिन गहरी नींद है। नींद मध्यम है, ज्यादा गहरी भी नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे गहरी नींद अच्छी सो पाते हैं। और मेहनत कश लोग होते हैं। वात से ज्यादा ये मेहनती आपको लोग मिलेंगे। मानसिक लक्षण देखें तो बुद्धि की तीव्रता बहुत तेज है, मेमोरी बहुत शार्प है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रबल है, जबरदस्त। नेतृत्व करने का स्वभाव इनमें आधिकारिक रूप से बहुत ज्यादा है। नेतृत्व, जो नेता, नेता तैयार करने तो पित्त प्रकृति वाले तो इनका स्वभाव अच्छा है। लीडरशिप इनकी बहुत गजब की रहती है। निर्णय क्योंकि इनका प्रभावशाली रहता है। अधिकार प्रियता से बोल पाते हैं ये। धारा प्रवाह और अधिकार प्रियता से बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि डर किसी का है नहीं, बड़े मजे से बोलते हैं, कहीं भी खड़ा कर दो इनको। क्रोध बहुत जल्दी आता है परंतु जल्दी शांत भी हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, मैं थोड़ी देर गुस्सा आया, कोई बोला नहीं, कोई किसी ने विरोध नहीं किया, तो दो दो तीन मिनट में ही ठीक हो जाना है तुरंत। थोड़ी देर उनको एकांत में छोड़ दीजिए, अपने आप खुद से कंट्रोल हो जाता है। बस इतना ही समय चाहिए इनको वापस अपनी नियमित स्थिति में लौटने के लिए। ऐसे लोग प्रति जो प्रतियोगिता हैं उनमें ज्यादा भावनात्मक बल देते हैं। उनकी प्रतियोगिता, कोई भी स्पर्धा कहीं करानी हो, जैसे खेल कूद, इस टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। पुलिस में मिलेंगे, आर्मी में मिलेंगे, मैनेजमेंट में भी लोग मिलेंगे आपको। प्रतियोगिता कहीं भी हो वहां ये आपको आराम से देख सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव कार्य करना है उसमें ये आगे हैं। लक्ष्य परख इनमें ज्यादा है।
लक्ष्य परखता, है ना। संगठित है मतलब वेल संगठित जिसको बोलते हैं ना, पूरी तरह से अनुशासित जिसको बोलना चाहिए, तो अच्छा अनुशासन प्रिय होते हैं और अनुशासन भी अनुशासित रहते हैं और अनुशासन प्रिय भी होते हैं। थोड़ा सा कोई 19-20 हो जाए अनुशासन में तो भयंकर गुस्सा हो सकता है। अध्ययनशील है, पढ़ाकू तो ये है ही, लड़ाकू और पढ़ाकू दोनों ही मिलेंगे आपको। शोध बहुत अच्छा कर लेते हैं, रिसर्च पे बढ़िया काम कर लेंगे। विश्लेषणात्मक कार्यों में इनकी ज्यादा रुचि होती है। क्यों? क्योंकि शोध इनका प्रबल रहता है। आचार्य अंतरंग जी, आचार्य अंतरंग जी। आचार्य अंतरंग जी। जी अभी वो फिर से चले गए क्या? हाँ, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। एक्चुअली कंटिन्यूटी का वो हो जाता है, तो नहीं, वो जो जी वो जो चर्चा हो रही है उसी को ये करना, क्योंकि अलग विषय में अभी शुरू करूंगा तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए वो जो बातें कर रहे हैं इसमें एक हम लोग चूंकि वो लक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें यही है कि ओवरऑल ये समझा जाए कि पित्त प्रकृति के लोग अग्नि उनके अंदर बहुत प्रबल होती है। अग्नि मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा प्रबल होने के ये सारे लक्षण वो बता रहे हैं। जैसे अभी वो उन्होंने बताया कि उनके अंदर में प्रतिस्पर्धा की शक्ति, उनके अंदर गुस्सा आना, अभिमानी होना, वो उनको डर नहीं लगना, और जो परफेक्शनिस्ट और मेधावी और इंटेलिजेंट होना, ये सब है। और पढ़ाकू और लड़ाकू वाला जो बात बोला उन्होंने, तो ये दोनों है। उसके साथ साथ लेकिन वही चीज बात में आप देखें, मैं थोड़ा कंपैरिजन कर देता हूँ क्योंकि उन्होंने अभी बात पर चर्चा किया। बात वाले को देखिएगा वो बातें बहुत करेंगे, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो अजयल गगरी छलकत जाए वाली, कि वो पढ़ने में उनको ज्यादा मजा नहीं आता लेकिन बोलने में बहुत मजा आता है। थोड़ा थोड़ा इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेकर के और वो प्रस्तुति करने में उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो रिसर्च में जितने लोग जो जाते हैं उनके अंदर प्रकृति रहती है प्रधान। और अभी जो कफ की बात करेंगे प्रसाद दादा आ जाएंगे तो कफ प्रकृति में आप देखेंगे कि वो लोग बहुत और ज्यादा ही, इससे भी ज्यादा उनके अंदर डेप्थ होता है। और उनके अंदर में जैसे अगर पित्त वाले के साथ अगर वात भी जुड़ गया, जो द्विदोषीय की बात कर रहे थे कि अगर दो दोष है, दो प्रकृति वाला है, तो उसमें पित्त वाले के साथ साथ वायु यानी ऊर्जा, वायु का एक पॉजिटिव, उसमें ऊर्जा बहने की शक्ति है। तो अग्नि के प्रशांत जी आ साथ अब गए। बहने की शक्ति आ गए क्या? प्रशांत जी आ गए। हेलो, हाँ आ गए, ठीक है, कंटिन्यू करिए। आ गए? जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, राइट राइट। हाँ आइए आइए। ओके, थैंक यू। चलिए राइट। आपके बीच में हमको क्रोध जल्दी आता हमको है, मैंने फिल इन द उनको गैप बताया, में। पानी के बुलबुले की तरह एकदम शांत भी जल्दी होता है। तो दोनों के क्रोध में फर्क है। वात वाला जो है क्रोधी रहेगा, पढ़ाएगा ज्यादा, एक्शन कम लेगा। मान लो कोई अधिकारी है, वो अपने माथहत पे बरसेगा तो खूब, लेकिन रिटर्न कार्रवाई नहीं करेगा। इतना फर्क है। लेकिन पित्त प्रकृति का कोई अधिकारी है, बॉस है, तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी भाई साहब। चिंता का विषय ये होता है पित्त वालों के साथ।
श्रीमान अंतरंग जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। श्रीमान आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी। हाँ तो अभी ना तो उनका होता है ना हमारा होता है। अंतरंग जी, ठीक है, आप देखिए। इसको चर्चा के तौर पे लीजिए। जब वो बोलने लगे तो आप चुप हो जाइए, जब वो कट हो जाए तो आप बोलिए। मैं वही कर ही रहा हूँ। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आप देखेंगे आमतौर पर कि जो लोग आप जिनके पास पित्त प्रकृति थोड़ा बहुत जो आप लोग समझ रहे होंगे, तो पित्त प्रकृति में यही होता है कि पित्त वाले लोग जो होते हैं वो लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा होती है, ऐसा बताया। अब ऊर्जा के साथ साथ मतलब परफेक्शनिस्ट वाला जो क्वालिटी होता है वो सब वही जो मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और डेप्थ होता है उनके अंदर। तो इस तरह से करके उनको अगर बात भी उनके साथ है तो और ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। तो इस तरह से करके उनकी ये प्रकृति में हम लोग को आज आमतौर पर देखने को मिलता है कि पित्त और वात। अब इसमें थोड़ी सी विकृति का ये बात आगे है बढ़ते हैं फिर। कि आ गए क्या? हेलो प्रशांत दादा आ गए? हाँ जी हाँ जी, आ गए। हाँ, आचार्य अंतरंग जी आप थोड़ा, हाँ आ गए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ थैंक रही यू। आ रही तो इनकी आ रही। प्रतियोगिता की भावना, गुस्से गुड। के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो गुस्से के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें इनका जो है किसी का बिगाड़ना है, किसी से इनकी बिगड़ जाए, तो गुस्सा इतना प्रबल होता है कि कुल मिला के आप इनकी गुस्से को वहन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। और कार्रवाई होगी तो वो बड़ी कार्रवाई कर देंगे वो, मतलब सीधा कार्रवाई में लिप्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि वात वाले की तरह आपको छोड़ देने वाले। वात वाला आपका बिगाड़ेगा कुछ ही नहीं, केवल बड़बड़ाएगा, चार आदमियों में हल्ला गुल्ला करके शांत हो जाएगा थोड़ी देर, लेकिन बिगाड़ता नहीं है, कलम नहीं चलाता। ये बॉस है तो आपका कलम चला के बहुत कुछ भी कर सकता है। इस टाइप के व्यक्ति को आपको झेलना बहुत कठिन पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय है, क्यों भी खुद भी अनुशासित है और दूसरे को भी चाहता है कि वो जैसा है वैसा सामने वाला भी दिखे। ये दोनों की मेंटेलिटी में फर्क है। एक और फर्क ये है कि गुस्से के बाद मित्रतावत आप पेश आते हैं, बराबर का दर्जा देने को तभी तो बोल रहे थे अंतरंग जी। श्रीमान आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी कृपया। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी। हाँ उधर यही चल रहा था बहुत, मतलब एक्टिव, इतने एक्टिव है कि हम भी एक्टिव नहीं। आचार्य जी। साल में इतने जी फिर से बोलना है क्या? अरे बोलना नहीं है। अभिषेक दादा ने आपको एक सूचना दिया है कि आप चर्चा के हिसाब से देखते रहे स्क्रीन को कि प्रशांत जी हाँ चले सर। हाँ, अभिषेक दादा हाँ बोल चुके हैं आपको, और मैं हाँ, भी ये ठीक है नहीं, मैं समझ गया मैं समझ गया। तो इसीलिए अभी यही है कि देखिए हम लोगों को मुख्यतः आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा इस पर आते हैं कि इन्होंने लक्षण बता दिया। मैं एक मेडिकल ये से दृष्टिकोण से इसको देखते हैं कि जनरली वात का जो है वायु से जुड़ा हुआ है, तो पित्त के कारण वायु दोष हो जाता है। और पित्त में आप सब चीज ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक चीज अभी डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि ये इनको खान पान पाचन इनकी अच्छी होती। तो पाचन अच्छी होती है तो ये लोग खाते पीते बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिजायर्स परफेक्शनिस्ट और वो मैनेजमेंट को करने की जो इच्छा होती है, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, उसके कारण क्या होता है इनका कि इनको
मतलब कुछ जुनून रहने के कारण ये लोग लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी अपने ऊपर में जब ध्यान नहीं दे पाते तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब भी होता है। जैसे देखिएगा टाइम पे खाना नहीं खाना या या खाना ओवर ईटिंग कर लेना, तो उसमें उनको वायु की दोष हो जाती है। गैस बनने का आपको इसमें दिखेगा, लोगों का समस्या होगा। यानी उनको देखिएगा कि पाचन ठीक है, उनका मोशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको आप पूछेंगे कॉन्स्टिपेशन है तो बोलेंगे नहीं है, कब्जियत नहीं हो रही। लेकिन उनको बोले गैस बनता है, हाँ बनता है, यानी कि पूरा पच नहीं रहा है। तो क्योंकि खाने में मजा आ रहा है, पूरा प्लेट मेरी खत्म भी आवाज आ हो रही है? गया, फिर भी। जी आ गए आ गए। हेलो। आज हम अब वापस से चर्चा करते हैं कफ के बारे में। तो क्योंकि पित्त का भी हो गया है बहुत कुछ, फिर कंपेरेटिव स्टडी को भी हम देखने का प्रयास करेंगे, तीनों का कंपेरेटिव क्या बनता है, यदि नेटवर्क अलाउ करेगा तो। कफ प्रकृति का शारीरिक लक्षण अक्सर कर देखने को मिलेगा आपको। शरीर भारी है, सुदृढ़ है, स्थूलता की प्रवृत्ति है, त्वचा मोटी। आपको पित्त प्रकृति वालों को त्वचा पतली मिलेगी और इनकी त्वचा मोटी मिलेगी क्योंकि फैट है। आप ऊपर से नीचे तक राउंड राउंड देख सकते हैं। और पतला दुबला, पतला शरीर भी है ना, मान लो फैट कम है तब भी त्वचा में मोटापन ज्यादा होगा बनिस्पत पित्त प्रकृति वालों के। स्निग्ध है, इसमें चिकनापन ज्यादा है, ग्लेसीनेस ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कब प्रकृति वाले देखने में भी आपको अच्छे खासे सुंदर दिखते हैं दूर से, चेहरा भरा हुआ इस टाइप की, मोटापन, भारीपन शरीर में, इस प्रकार की चीजें। आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। शरीर का गोरापन भी दिख सकता है। जरूरी नहीं है कि काला व्यक्ति ही अ, अ, या काला या गोरा, इसमें रंग का कोई विशेष ज्यादा वो है नहीं, लेकिन सुंदरता देखने में आपको दिखेगी। शरीर चिकनापन है, स्किन में चिकनापन मिलेगा। बाल घने मिलेंगे आपको, काले और मजबूत मोटे बाल मिलेंगे। शरीर में ही मोटापन है। पाचन मंद होता है, ऐसे लोग बोलते हैं कुछ खाता ही नहीं हूं लेकिन फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। अक्सर कर इस टाइप के लोगों का आपने बात करते हुए सुना होगा, कुछ खाता नहीं हूं या खाती नहीं हूं तब भी मेरा वजन बढ़ जाता है। तो पाचन इनका मंद है। आधी चपाती खाने के बाद में भी कहते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है। भोजन धीरे धीरे पचता है, इनको भूख भी देर से लगती है। बाकी दोनों की अपेक्षाकृत इनमें भूख कम है। नींद गहरी आती है और लंबी नींद आती है। सोते हैं तो बस सोते हैं, बड़े शानदार सोते हैं। तो ऐसे लोग आपको, आप देख रहे होंगे बच्चे कैसे सोते हैं। बच्चों में बाल्य अवस्था में कब की अवस्था है, तो आप देखिए बच्चा सो रहा है, सड़क पे उठा के रखाओ तो भी नहीं उठ रहा है ना। तो ऐसी कई परिस्थितियां देखी होंगी। अब बच्चों का भी मैं अंतर अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सहन शक्ति इनको अधिक है। आप कुछ बोलते हैं इनको हंसी में टाल जाएंगे, फिर कुछ बोलते हैं हंसी में टाल जाएंगे, जब तक कि सिर से पानी ऊपर ना निकल जाए, वो परिस्थिति ना आ जाए, है ना, अंत तो गतवा वाली परिस्थिति ना आ जाए कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ जरूरत से ज्यादा बेइज्जती कर दी भाई ने, तब तक ये आपको सहते रहते हैं। सहनशीलता इनकी बहुत अच्छी है। ललितपन जी साहब चलने दो परिश्रम, आप। परिश्रम में स्थायित्व मिलेगा आपके। ऐसे लोग स्थायित्व परिश्रम वाले हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेंगे। परिश्रमी तो है, लेकिन वही है कि शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए वजन ज्यादा बढ़ गया, तो ये दिक्कत है। सहनशील है स्वभावतः, कुछ भी आपने कह दिया हंसी मजाक में टालना स्वाभाविक है। लेकिन इनकी सहनशीलता जब तक है जब तक ये सहनशील बने हुए हैं। बाकी आपको इनके स्वाभाविक दृष्टिकोण से कतई पता नहीं लगेगा। बातचीत कर में एक बातचीत में बहुत मिठास मिलेगी।
लेकिन कब अंदर से कड़वे हो गए आपको पता नहीं लगता। ऐसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं। दुश्मनी इनकी सबसे ज्यादा भारी और महंगी पड़ती है, बहुत महंगी, कि आपको पता नहीं पड़ रहा है ना। आप भाई किसी को गुस्सा आ रहा है तो आपको दिख तो रहा है ना कम से कम, भाई साहब को गुस्सा आ रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं पड़ रहा है। इस टाइप के लोग होते हैं। गुस्सा कब आया आपको पता ही नहीं लगेगा। वैसे बहुत सहनशील हैं। एक बार आपने कुछ भी कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया, वो सब चलता है। लेकिन किसी बात, कोई बात इनको चुभ गई तो शायद अगले जन्म तक आपको भूलेंगे नहीं। और कहाँ की दुश्मनी कहाँ निकलेगी वो आप जज भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल। पहले तो गुस्सा आता नहीं है, आ गया तो फिर जाता नहीं है। ये इस टाइप के लोग। परिश्रम में स्थायित्व है, धैर्यशील है। अच्छा, श्रेय किसी का नहीं लेते। मान लो एक कोई टीम को काम दिया गया है, टीम लीडर मान लो का प्रकृति का है, टीम लीडर को काम मिला तो बखान नहीं करता। काम हो गया, आप उसकी पीठ थपथपाने के लिए, आप उसको सम्मान देने के लिए 4 आदमियों के सामने बात करना चाहते हैं, वो कहेगा ये तो हरी इच्छा है, हरी कृपा से, क्योंकि ये हरि भक्त ज्यादा है। भगवत भक्ति सात्विक, क्योंकि ये सात्विक प्रकृति है, सात्विक है एकदम। वो राजसिक थी, कौन सी, पित्त प्रकृति राजसिक थी, और तामसिक वात प्रकृति है। तब आप समझ सकते हैं तामसिक क्या वृत्तियां, वो खाना पीना भी उसका वैसा ही होता है। और इनका एकदम अक्सर कर सात्विक देखने को मिलेगा। भारत की 75 मतलब 65 से 70% जनसंख्या इसी प्रकृति से आती थी, जब तक आपका खान पान गोबर गौमूत्र की स्वदेशी खेती के चलते चलता था, जब तक जीएम नहीं आया था तब तक। अब इस प्रकृति में कुछ बदलाव देखने को मिला, और वो बदलाव ऐसा आया है कि अब आपकी प्रकृति में मिक्सिंग ज्यादा वात की हो गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये यूरिया खाद, डीएपी और ये सब के आने से पित्त और वात की मिक्सिंग ज्यादा होने लगी है। वो कहते थे ना पहले वर्ण संकर, अब वर्ण संकर जो है प्रजाति के लोग हो रहे हैं हमारे देश में, जिनका जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ पता नहीं पड़ रहा ना। कुछ लक्षण तो वात के मिल रहे हैं, कुछ पित्त के मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्थायित्व खत्म हो गया, व्यवस्था खत्म हो गई। इस व्यवस्था को खत्म करने में हमारा जीएम का, हमारा इन सभी चीजों का योगदान है, जो आज की परिस्थिति में हम सब मिलकर के हटाना तो चाहते हैं, पर कैसे, रास्ता नहीं दिख रहा। सहनशीलता इनको अधिक है, मैंने बताया, परिश्रम करने में भी है, अच्छे दिखते हैं। मानसिक लक्षण धैर्यपूर्ण है, धैर्यशील है, मतलब पेशेंस बहुत है इनके पास, शांत है, स्थिर है, स्वभावतः भी कोमल है, बोलचाल में भी आपको कोमल मिलेंगे, सॉफ्ट मिलेंगे, व्यवहार में भी आपको सॉफ्ट मिलेंगे, दूसरों का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले मिलेंगे, हर चीज में सोचने वाले मिलेंगे कि भाई साहब जैसे मेरे को भूख लगती है सामने वाले को भी लगती है ना, तो वो सोचने वाले मिलेंगे। किसी को कोई तकलीफ मुझे हो रही है तो इसका मतलब सामने वाले को भी हो रही है, तो पहले भाई साहब से पूछेंगे, भाई साहब जरा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है मेरी बात से, कुछ चुभाओ तो माफ करना, इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे बोलना कम पसंद करते हैं ऐसे लोग, बातें कम करते हैं, लेकिन सधी हुई बातें आपको देखने को मिलेंगी। पित्त प्रकृति में बातें थोड़ी सी उग्र मिल सकती हैं, वात प्रकृति में बिल्कुल भी सदी हुई बात नहीं मिलेगी, जो आया मुंह में बोल दिया बस। ये वाले सोच समझ के बोलेंगे, भाई अगला पता नहीं क्या सोचेगा। ये इसकी मानसिक लक्षण है, इसका स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है। स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति आपको देखने को मिलेगी। अब तीनों का अंतर करते हैं कंपेरेटिव स्टडी में। वात वाले की स्मृति क्षणिक है, बहुत जल्दी व्यक्ति को कुछ भी सिखाओ जल्दी से सीख जाता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। तो सिखाया नहीं सिखाया बराबर हो गया। चित्त प्रकृति वाले को कुछ सिखाओ बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन लंबे समय तक रहता है उसके पास, जब तक कि उसको कोई छेड़छाड़ ना करे, डिलीट ना करे, या उग्र स्वाभाविक न बनाए। जैसे ही उग्रता आएगी स्वभाव में, फिर वो भूल जाएगा कि मुझे क्या सिखाया गया था। भाई भाई साहब वो सिखा के लेके गए, भाई लड़की वालों क्या जा रहे हैं, बड़े प्यार से व्यवहार करना है आपको, बस थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है वो अपने पे आ जाते हैं। तो ये चीजें सारी देखने को मिलेंगी। तो स्वभावतः मैंने तीनों के कंपेरेटिव बताया। धीरे धीरे सीखते हैं, परंतु सीखी हुई बातें बहुत देर से भूलते हैं। स्मृति इनकी इस प्रकार की है, कफ वालों की। अब ये क्या देर से सीखते हैं, तो कुछ लोग इनको मंद बुद्धि भी बोल देते हैं कई बार। ये ट्यूबलाइट बोलते हैं, जैसे ट्यूबलाइट पहले चलती थी ना, आज वाली नहीं, एलईडी नहीं, ट्यूबलाइट। और एक बार चालू किया तो लपक झपक फिर जा करके फिर चलती थी। तो ऐसे ट्यूबलाइट बुद्धि भी बोलते हैं कई बार लोग हंसी मजाक में। इन लोगों को बुरा भी नहीं लगता उस बात का, क्योंकि उनको पता है भाई हम देर से सीखते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, क्योंकि सहनशीलता ज्यादा है। दोस्ती होती तो बहुत लंबी चलती है इनकी, कफ वालों की। दुश्मनी होती तो वो भी लंबी चलती है। दोस्ती हो गई, आपने थोड़ा सा इनके लिए कुछ कर दिया तो उससे कहीं ज्यादा आपको देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भूल जाएंगे, आपने थोड़ा सा इनका सहयोग किया, उससे ज्यादा सहयोग करने का प्रयास करते हैं। ये इनकी मेंटेलिटी इस टाइप की। दुश्मनी और दोस्ती कभी भूलते ही नहीं है। जबकि पित्त वाले से आपने मित्रवत व्यवहार किया तो तुरंत प्रभाव से वो सारी बातें भूल जाएगा, जो आपने उसको थप्पड़ मार दिया था या कुछ भी कर लिया था, या आप शब्द बोल दिए थे, कोई भी मतलब इतनी उग्रता पे आ गए थे, तब भी थोड़ी देर में दोस्त बन जाएगा यदि आपने मित्रवत व्यवहार कर लिया तो। लेकिन ये लोग सवाल ही नहीं। बात वाला हल्ला गुल्ला बोलने में खूब आगे है, लेकिन व्यवहारशीलता में क्योंकि मेमोरी लेस है, मेमोरी लॉस जल्दी हो जाती है, लेकिन तो वो सारी स्थितियां हमको देखने नहीं मिलती। इनमें दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, इस टाइप की चीजें बहुत प्रचुर प्रचुर मात्रा में मिलेंगी। आप श्रेय नहीं लेते अपने पर। अपना कोई साथी ने काम कर रहा, वो तो भाई साहब नहीं होते तो मैं ये काम कर ही नहीं पाता। इनको धन्यवाद दो कि ये मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा रहे, तो सादर वंदनीय है भाई साहब के लिए, मतलब उनके लिए आपको कहने के लिए मजबूर कर देंगे। इस टाइप की वृत्ति इन लोगों में आपको देखने मिलती है। आलस्य और स्थिरता, आलस्य इनमें ज्यादा है, और लिप्तता, ये जड़ता की प्रवृत्ति ज्यादा है। जड़ता की मतलब आपने कहीं बैठ गए तो उनको उठने करने में शरीर भारी है, कफ की प्रवृत्ति है। तो कफ की वृत्ति क्या है, ठंडी है तासीर, तो उग्रता नहीं आती, स्वभाव में भी उग्रता नहीं है। कफ की तासीर क्या है, ठंडी है, और जमा हुआ जड़ता, जड़ से जुड़े हुए रहते हैं अक्सर। जहां है वहां पर अपना पूरा निर्वहन करते हैं। परिवार से जुड़े हैं तो परिवार को अच्छे से निभा कर चलते हैं। ये थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। लोभ, मोह का प्रभाव इन पर अधिक है। लोभ या मोह का प्रभाव अधिक देखने को आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोभी होते हैं, लालची होते हैं, पर कुछ हद तक अक्सर कर आपको ऐसे मिलेंगे। मित्रवत और सेवा की भावना इनमें ज्यादा है। आपको सेवक चाहिए तो आपको ये अच्छे सेवक की भांति आपकी सेवा भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आपके हर कष्ट को अपने पर लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में तुलना करें तो प्रकृति, शरीर, मन,
प्रकृति, शरीर और मन। देखें तो वात का कैसा दिखेगा? दुबला, हाँ, ठंडा, चंचल प्रकृति, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा है, चिंताग्रस्त रहने वाला वात। यह वात के बढ़ने से या वात प्रकृति का बढ़ने से। अब पित्त की चर्चा करें तो ये मध्यम है सब चीजों में, स्वभाव से गर्म है, तेली तेज, आप चेहरे में चमक देखने को मिलेगी। बुद्धि, नेतृत्व, प्रिय, क्रोधी, ये सारे स्वभाव में क्यों देखने को मिले। लेकिन क्रोध, अब तीनों के अंतर में देख रहे हैं, क्रोध की मैंने आपको बताई। कफ वाला जो है सहनशील है, आप जल्दी से इतने क्रोध नहीं आता, लेकिन पित्त वाले को ज्यादा आता है, और वात वाले को भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता है, दोनों का। लेकिन वात वाले को क्या चाहिए? इमोशन चाहिए। आपने इमोशन बातचीत कर ली, इमोशनल बातचीतें कर ली, अरे यार हम तो बहुत सालों के मित्र हैं, दोस्त हैं, तूने मेरे लिए ऐसे कैसे सोच लिया, ये सारे जो इस तरह की वृत्तियां आपने उसके सामने रख दी, तो वो आपके सामने पिघल जाएगा, फिर तो वो सब भूल जाएगा। कोई भी दुश्मनी कर ली उससे भूल जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि भूलने की आदत है उसको। पित्त वाला आसानी से नहीं भूलता है, जब तक आपसे क्षमा वंदन, चरण वंदन ऐसा कुछ नहीं कर लेते हो, तो वो आसानी से भूलेगा नहीं। और भूलने के बाद में फिर वो सब कुछ त्याग देगा, पुरानी बातें चाहे कितना भी लठबाजी कर लिया हो तब भी। लेकिन कफ वाले का अंतर है कि वो कभी भूलता नहीं है, ना तो दोस्ती ना दुश्मनी, बिल्कुल नहीं भूलेगा। दोस्ती पित्त वाले की अच्छी, और दुश्मनी भी अच्छी। पित्त वाला नॉर्मल है, बीच का मध्यम है, गुस्सा भी जल्दी करेगा, बात भी कर देगा। थोड़ा सा आपने फ्रेंडली नेचर बता दिया, अरे यार ये, अरे यार ये, तो तुरंत हो जाएगा आपके साथ सरेंडर। लेकिन कफ वाला कभी नहीं था, ये मैंने आपको बता दिया। कंपेरेटिवली स्टडी हमने भी, तो कफ का दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारी है, शरीर भारी रहेगा, दिमाग में विचारों का भी भारीपन देखने को मिलेगा, स्निग्ध है, स्थिर, शांत, धैर्यवान, दयालु स्वभाव है, देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति दयालु है, स्वभावतः शांत बुद्धि है एकदम। तो ये इस तरह के स्वभाव और शारीरिक गठन वात पित्त कफ में देखने को मिलेंगे। लेकिन आजकल हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, प्रकृति को ही खत्म कर दिया, तो प्रकृति रही कहाँ? हम जिस प्रकृति में जी रहे हैं उसको हमने बाहरी प्रकृति खत्म कर दी, तो अंदर आंतरिक प्रकृति बचेंगी कहाँ? तो आज संरक्षण की आवश्यकता है। तो आज सब हम सफलता पूर्वक ये प्रकृति का संरक्षण का व्रत लें, और हम सब प्रकृति को ठीक करने का प्रयास करें। इसी के साथ में मेरा उद्बोधन में समाप्त करता हूँ। आपके जो प्रश्न हैं उनको हम बारी बारी से ले लेते हैं, क्योंकि मन में सभी के बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, ये विषय ही ऐसा है, और एकदम विचित्र चीजें है, तो मुझे पता है कि प्रश्न कुछ ज्यादा भी होंगे, और उसमें जानने की जिज्ञासा भी ज्यादा होगी। हाँ, ये कफ वाले को जिज्ञासा भी ज्यादा होती। ऐसे लोग आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, धैर्यशील, लंबी योजना बनाने वाले, किसी भी कार्यों की लंबी योजना बनाते के माहिर लोग मिलते हैं आपको, कफ वाले। योजनाएं अच्छी हैं, बस शानदार योजनाएं। क्यों? क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास, इस टाइप की सोच रखने वाले होंगे, सबको एक व्यवस्थित प्रक्रिया में चलाने वाले होते हैं, हर व्यक्ति का सक्षमता से संबंध करने वाले होते हैं कि भाई आर्थिक संबंध हमारा कैसा होगा, सामाजिक होगा, परिदृश्य अलग अलग होंगे, कैसे होंगे, उन पर ये पूरी तरह से सक्षम रूप से वैचारिक दृष्टिकोण में प्रबल है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, एक और चीज मैं भूल गया, शायद आप लोग
अभी नहीं तो प्रश्न में उठाओगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि तीनों में से सबसे अच्छी प्रकृति क्या हो सकती है। आप लोगों का ये प्रश्न होगा। तो मैं कहूंगा कि सात्विक प्रकृति कफ की है, और पित्त की राजसिक है, और तामसिक वात वालों की रहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सात्विकता पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये सहनशील है, किसी के बुराई करते नहीं है, और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, और ईश्वर भक्त तो होते हैं। तो हमेशा इनके दिमाग में ये रहता है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए क्या दे के जाएं। इसलिए भारत की ज्यादातर जनसंख्या 65-70% मांगलिक भी है। आप जन्म पत्रियां देखोगे तो ऐसे लोगों की राशि में मंगल की प्रबलता देखने को मिलेगी। ऐसे लोग जब खाना बनाएंगे तो उनके खाने में कुछ भी बना दें, टेस्टी ज्यादा, मतलब स्वाद रहेगा खाने में, इस टाइप की व्यवस्था वाले लोग होते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करता हूँ। अब आप लोगों के प्रश्नों के लिए उत्तर के लिए हाजिर हूँ। स्वाभाविक तौर पे स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। धन्यवाद, आपने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, समझा। प्रश्न। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी, आपका कुछ बचा है इसमें, जो भी संवाद में आप बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि ये बार प्रश्न काल हो जाए, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो श्रीमान, हमारे इसमें रणवीर शर्मा जी भी उपस्थित है। आधा बजे तो तो मैं कर देता हूँ लास्ट। उनको कुछ बोलना है तो प्रश्न काल करा दीजिए। प्रश्नकाल, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी भाई साहब। मदन मदन मोहन जी, मदन मोहन जी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है, तो आपकी जी चर्चा से मुझे नमस्कार। ऐसा लगता है कि अंतरजातीय विवाह के आप समर्थक नहीं होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार प्रश्न को। अंतरजातीय विवाह क्योंकि संकर वर्ण व्यवस्था को जन्म देगा, इसलिए अंतरजातीय विवाह का आप शायद समर्थक नहीं है, ऐसा मुझे लगा। तो आप अपनी बात को जरा इस विषय से समझाने का प्रयास करें। अच्छा, नहीं, आयुर्वेदिक प्रकृति के हिसाब से समझाना है या फिर आज की व्यवस्था के हिसाब से बात करनी है? थोड़ा सा क्योंकि स्पष्ट। अंतर जातीय का मतलब है प्रकृतियां मिक्स होंगी, तो जो संकर प्रकृति आएगी उसकी प्रकृति को स्थापित करना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो आप यदि नहीं एक्सप्लेन नहीं, करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मेरा यहाँ पर आशय केवल इतना है कि आयुर्वेद का, मेरा नहीं, आयुर्वेद जो बोलता है या हमारे वेद वेदांत या सिद्धांत जो हमारे बोलते हैं, वो सिद्धांत में बात करते हैं केवल व्यवस्था की। हम जो गोबर गौमूत्र या देसी स्वदेशी खाद का जो हम भोजन कर रहे हैं, उसके कारण आपकी प्रकृति एकदम बनी हुई है, स्वच्छ रूप से सात्विकता बनी हुई है। विषय जाति या अंतर जाति का नहीं है। विषय तो हमारे यहाँ पर पौराणिक काल में या हमारे पूर्व में एक घर में एक पुत्र ब्राह्मण था, तो दूसरा क्षत्रिय भी था, तो तीसरा वैश्य भी था, चौथा शूद्र भी था। अपने कर्मों के आधार पर निर्धारण होता था। तो व्यवस्थाएं वो नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में केवल कफ पित्त वात प्रकृति या प्रवृत्ति, हमारी मानसिक और शारीरिक प्रवृत्ति का वर्णन आयुर्वेद पे, इसमें विषय ही नहीं है। आयुर्वेद के बिल्कुल भी इसमें रुचि भी नहीं है कि जातिगत हो या अजातिगत हो, क्योंकि आयुर्वेद में यह है, स्पष्ट रूप से बताया गया है, आयुर्वेद आयु का वेद है। आयुर्वेद न मांस मदिरा या इसको दवा के तौर पे इस्तेमाल करने में तो
रुचि रखता है, जरूरत है तो, यदि इसके बिना भी चिकित्सा हो सकती है, ऐसे क्षेत्रों में रुचि नहीं रखता। जहां कुछ है ही नहीं और मनुष्य को जीने की व्यवस्था के लिए कुछ चाहिए, तो उसमें प्याज भी काम आता है, उसमें लहसुन भी काम आता है। तो ये यहाँ तो विषय जातिगत रहा ही नहीं, क्योंकि कुछ जातियां किसी चीज को प्रमोट कर रही हैं, किसको नहीं कर रही हैं। तो मैं यहाँ ऐसा समझ केवल में होता है कि कर्म का भी जो निर्धारण होता है वो आदमी की प्रकृति के अनुसार होता है। तो प्रकृति कर्म के अनुसार जातिगत व्यवस्था बनाई जाती है और उस व्यवस्था को, ताकि प्रकृति उसकी बदले ना, इसलिए हमारे यहाँ जो जातिगत के अंदर ही वैवाहिक संबंध होते थे। तो क्या वो अनुकूल था मेरे ख्याल से? शायद। राइट। मैं थोड़ा सा इस पे दूसरी मैं ज्योतिषीय विधा से आपको ये स्पष्ट करता हूँ, राइट, क्योंकि मैं ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए उस तरफ जाकर के ये विधान जो बना है हमारे, देखिए, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हम सभी जानते हैं। राधे राधे। हेलो, कुछ कह रहे थे जी? तो हम सुषुम्ना, शायद अभिवादन कर रहे थे और कुछ नहीं। वो अभिवादन भी होगा इनफॉर्मल टाइम पे। अभी अब चर्चा अच्छी चल। जी। तो देखिए, उसमें जातिगत या वर्ण संकर की बात आ रही है ना, वहां पर ज्योतिष में एक विधा बनाई गई कि आप यदि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी को थोड़ा सा एक बार साइलेंट मोड में रख करके हम देखें कि हमारे जो गोत्र हैं, यदि समान गोत्र में विवाह होता है तो हमारी नाड़ियां भी समान होंगी। जब समान नाड़ी होगी, इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि समान नाड़ी होगी तो हमारा जो प्रथम चरण, सुबह का जो प्रथम चरण होगा, उससे लेकर के रात्रि के अलग अलग चरणों तक पति पत्नी एक ही परिवार में रहेंगे और रात्रि को शयन कक्ष में एक समान एक ही पलंग पर होने वाले हैं, राइट। तो एक की सूर्य नाड़ी चल रही है, दूसरे की भी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो जो स्वास्थ्य के कारण पैदा होंगे, स्वास्थ्य बिगड़ने के जो कारण जिम्मेदार होगा, वो सूर्य नाड़ी, क्योंकि दोनों ही अग्नि है, दोनों में झगड़े फसाद, क्योंकि अग्नि तत्व प्रबल हो रहा दोनों में। अब एक में चंद्रमा और एक में सूर्य हो रहा है, तो एक जना सुन लेगा, थोड़ा ठंडा विचार रख लेगा, तो घर परिवार चलाने में शुभता रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से और सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। तो इसलिए गोत्रों के विभाजन और इसका प्रयोजन बना, इसी व्यवस्था हमारे समाज में बनी। ये ज्योतिष के आधार पे मैं आपको बता सकता हूँ। इसको मैंने एक आर्टिकल भी पहले लिखा था, वो शेयर कर दूंगा बाद में कहीं ढूंढ करके। जी, यदि संतुष्ट हैं तो आप बताएं, नहीं तो मैं और थोड़ा सा व्याख्यात करूं। मैं तो आपसे ज्ञानवर्धन के लिए पूछ रहा था। मैं तो इस मामले में अनाड़ी हूँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थक भी माना जा सकता हूँ। ठीक। मदन मोहन जी, प्रश्न आपका हो गया। राजा राम जी यादव। जी नमस्कार सबको। मेरा थोड़ा सा समझने की कोशिश में पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो जो भी व्यवस्था बनी है, इसमें ज्यादा रोल जेनेटिक्स का है या एनवायरनमेंट का है? नंबर 1। नंबर 2, सर आपने मानव का बहुत चीज अच्छी डिस्कस की है, क्योंकि मानव में मन है और मस्तिष्क हमारे एनिमल्स में कम है, तो स्वभाव में भी एनिमल्स में शायद कम है। तो एनिमल्स पे इसका क्या क्या इसके बारे में आप थोड़ा ज्ञान देंगे? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न। तो सबसे पहला, अभी मैं दूसरे वाले का पहले दे दूं, फिर वो पहले वाला का पहले दूं? पहले जो मर्जी। वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले वाला मेरा ये था कि इसमें जो डेवलप होगा आपका पित्त, इसमें जेनेटिक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मींस पेरेंट्स से ज्यादा आएगा, या एनवायरनमेंट जो आपने चारों महाभूत और ये सब का जिक्र किया, उनका ज्यादा रोल है डेवलप उसको उस तरफ जाने में?
और दूसरा था कि एनिमल्स में इसकी क्या कैसे आप समझाएंगे? राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो इसमें देखिए, जो माता पिता से जेनेटिक आ रहा है वो तो गुण है ही, वो तो आएगा ही। इसीलिए तो हम जैसे ही गर्भाधान होते ही परिवार में एक माहौल बनाते हैं कि भैया रामायण का पाठ किया करो, बहू को बोल दिया, है ना, ये बेटी को बोल दिया बेटा ऐसा करो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे इन्वायरमेंटल जो स्वाभाविक गुण पैदा कर रहे हैं, धार्मिक या सात्विक गुण उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं। अभिमन्यु उसी का तो परिणाम है। तो हमने क्या किया, जो माता पिता से जेनेटिकल गुण जो आए थे, तो जेनेटिकल गुणों में और अधिक, क्योंकि वो तो जन्म से आ रहे हैं जो गुण, वो तो शारीरिक हो गए, लेकिन जो मानसिक गुण बनाने हैं, वो मानसिक प्रकृति जो बनानी है, उसका जो निर्वहन होना है, वो तो समाज ही देगा ना। इसलिए हम लोग घरों में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे कि घर में बहू बेटी जो भी है, या जो पुत्र को या पुत्री को जन्म देने वाली है, जन्मदाता या मातृ शक्ति है, उनको हम ऐसे इन्वायरमेंट में रखते थे, खुशी का वातावरण रखो, ताकि बच्चा समाज में आएगा तो वो भी हमें खुशी देगा। तो हमारा ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता था, सामाजिक इन्वेस्टमेंट, एक तरह से सामाजिक इन्वेस्टमेंट होता था, जिसमें हम खुशी दे रहे हैं ताकि वो परिवार में जो आने वाला है या आने वाली है, वो भी हमारे सामाजिक खुशियां और पारिवारिक खुशियों का ध्यान रख सके। तो क्योंकि अभिमन्यु भी तो उसका परिणाम है, तो जैसे अभिमन्यु परिणाम है, वैसे ही हमारी आने वाली संततियां भी तो परिणाम बनेगी। तो उसी परिणति को हम निर्वहन में लाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं बनाते थे और ऐसा मानसिक प्रकृति विकसित करते थे और ऐसा वातावरण घर में देते थे जिससे सात्विक प्रकृति, चाहे मान लो माता और पिता से वात पित्त आ गया, तो उसमें कुछ न कुछ मानसिक जो प्रवृत्ति है सात्विकता की और की जा सके, अग्रसर की जा सके। तो ऐसा व्यवस्था बनाने का हम लोग प्रयास करते थे। आज तो खैर डिवाइड का हो गया। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है हमारा, आपने बताया कि क्या जानवरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यदि प्रभाव नहीं पड़ता तो हम बांसुरी सुना करके गायों से ज्यादा दूध कैसे ले पाते? उनकी आने वाली नस्लों में सुधार, चाइना में इस तरह के कई प्रयोग देखने को मिले हैं। तो जब बाकी देशों में बांसुरी का प्रयोग करके दूध की मात्रा या उसकी प्रकृति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, या उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, या उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे विज्ञान को ये तो पता है कि हाँ, ये विकास तो हो सकता है। इसलिए हम सब भी उसी में लगे हुए हैं। प्रकृति का प्रभाव जानवरों पर ही नहीं, इस सृष्टि के हर प्राणी पर पड़ता है, क्योंकि सनातन सत्य की परंपरा में, जो सनातन सत्य जिसकी हम बातें मान रहे हैं, उसमें 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हर जीव 5 तत्वों से बना है, हर जीव की अपनी वही प्रकृति है, वात पित्त कफ। तो जैसे कीट पतंगे हैं, कीट पतंगों की वात प्रकृति है, एक जगह आपको बैठा नहीं मिलेगा। सांप, सांप जो है, अजगर है, ये पित्त प्रकृति का प्राणी है, आपको चंदन के पेड़ पर मिलेगा, क्योंकि उसको ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए, है ना। ऐसे ही सुगंधित फूलों में वो मिलेगा। तो ये सारे प्रमाण जो हैं केवल एक ही और इशारा करते हैं कि इनका प्रभाव जीव जंतुओं पर भी समान रूप से पड़ता है, क्योंकि सृष्टि में 5 तत्व हैं और उन्हीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, अंदर हो या बाहर। आपके हमारे चारों तरफ वही इन्वायरमेंट है 5 तत्वों वाला। जी। अ, आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी जी और अभिषेक प्रभु। जी, और अभिषेक जी।
हेलो। जी बताइए। अंतरंग जी बोलिए। क्या मुझे बोलना है? जी जी, नहीं, पहले कोई आप प्रश्न प्रश्न मेरा तो मे, प्रश्न के लिए मे, बता रहे। हाँ, मेरा प्रश्न तो कोई बताइए, कोई नहीं। प्रश्न मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है। मैं जी तो जी। सिर्फ वातपित्त कफ तो हमारे आचार्य प्रशांत दादा ही हमारे आचार्य हैं, ये तो उन्हीं से सीखा है। तो लेकिन हाँ, योग से जोड़ करके कुछ चीजें हमने प्रयोग किया है, तो वो बता सकता हूँ, लेकिन अभी तो प्रश्न काल चल रहा है ना। जी, जी, किसी का और कोई प्रश्न हो तो बताइए। मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न जी ये है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं वात कफ और पित्त की, तो इससे जो मानव स्वभाव बनता है, तो इसमें दो बातें आई। एक आया नेचर, एक आया नर्चर। नेचर का मतलब है कि आनुवांशिक तौर पे जो मिला, माँ बाप से मिला, और जो हमारे आनुवांशिक तौर पे मिला। और दूसरा जो पर्यावरण से मिला, समाज से मिला, और उसके हिसाब से ये सारी चीजें बनी। तो जैसे आपने बताया कि बाल्यकाल में जो होता है कफ प्रवृत्ति होती है, फिर युवावस्था में पित्त होता है, फिर अ, वृद्ध में वात आ जाता है। हाँ जी। तो एक इसमें ये भी बात है कि जो उसको पर्यावरण, जिस पर्यावास में रह रहा है वो, और उसकी कुछ आनुवांशिक प्रकृति है, तो साथ ही साथ समाज और जो पर्यावरण से जो उसको चीजें मिल रही हैं, और जो उसकी उम्र के अनुसार ये प्रवृत्तियां बदल रही हैं, तो इन सब के मिक्सअप में जो बात निकल के आ रही है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति चाहे तो इन पर कुछ हद तक अंकुश लगा सकता है, और अपनी सोच से इन प्रवृत्तियों को बदल सकता है। क्या ये सच है? जी, बिल्कुल बदला जा सकता है। 12 साल तक हमारे गुरुकुलों में एक व्यवस्था चलती रही है। 12 साल तक के बच्चे को हम बहुत सारे संस्कार दे करके उसको संस्कारित करते हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां चलती रही। 16 संस्कार की बात करते हैं ना, तो पहला संस्कार तो आपने देख लिया। इसके बाद में आगे के संस्कार हम धीरे धीरे बदलते हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत करते हैं जो गुरुकुली परंपरा में चलते थे। अब उनमें जो विकास क्रम चल रहा है बच्चे का, भाषा भाषा का क्रम जो है, जैसे ही बच्चा सीखने समझने की स्थिति में आता है, तो भाषा का क्रम वहां से शुरू होता है। जितनी ज्यादा भाषा शैली उसकी सशक्त होती चली जाएगी कम उम्र में, उतने ही ज्यादा वो प्राकृतिक रूप से सुदृढ़ होगा। उसको बदलना कठिन हो जाएगा। आप सोचो कि मैं किसी और चीज में मोल्ड कर दूं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो भाषा ही उसको, माँ क्या देती है, भाषा ही तो देती है। भाषाओं का विकास भी किसने किया, माँ ने किया। इसलिए हमारे गुरुकुलों में माँ ही, मातृशक्ति को ही हम गुरु, माँ का प्रधानता का दर्जा देते आए। तो इसलिए ये बात तो पक्की है कि 12 साल तक के बच्चे को, अब कहते हैं भी है, हमारे घर में हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुनते आए ना, 12 साल तक के बच्चे को जो संस्कार देने दे लो, फिर उसके बाद तो आपके आउट ऑफ कमांड हो जाएगा। कई और किंवदंतियां देखने को सुनने को मिलती हैं कि भाई पैर में जूता बच्चे का आ जाए बाप का, तो समझ जाओगे वो हमारे बराबर का हो गया, तो फ्रेंडली व्यवहार करने की जरूरत है ना। तो कफ प्रवृत्ति वाला, कफ की अवस्था बाल्यकाल की है। जैसे ही थोड़ा सा प्यूबर्टी लाइन क्रॉस करता है बच्चा, उसके बाद में पित्त प्रवृत्ति आती। पित्त प्रवृत्ति जैसी आएगी, वहां से उसके सीखने का इंडिविजुअल क्रम शुरू हो जाता है ना। जो पेरेंटल क्रम था या गुरुत्व का जो क्रम था, वो तो उसका कफ की अवस्था में था। तो आपने उसको ठोक पीट के जैसे भी बजाना है, जो भी करना है कर लिया। आगे देखिए बच्चा सुनता ही नहीं है, वो पित्त की अवस्था में जाने के स्तर तक
जितना आप उसको भाषाई दृष्टिकोण से सुदृढ़ कर लो, सामाजिक दृष्टिकोण से वो समाज को निहाल करने वाला बच्चा बन सकता है। बाद में तो फिर वो आपको, फिर तो समाज में पुलिस ही सुधारेगी उसको, राइट। तो हमें बस ये है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में या व्यवस्था में जो सुधारवादी क्रम करने हैं वो पहले से ही करने होंगे। जी धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक दादा आपका भी धन्यवाद। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी आपका भी धन्यवाद। बाकी अन्य सभी बंधुओं और भगिनियों का भी धन्यवाद। अभी इसमें समय पूरा हो गया है और धन्यवाद के लिए मैं हमारे रणवीर भाई शर्मा जी हरियाणा वाले को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह इस मीटिंग को समाप्ति की घोषणा के साथ में अपने धन्यवाद ज्ञापित करें। शर्मा जी सुन पा रहे हैं? विजय जी नमस्कार। आपने मुझे इनवाइट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा प्रसंग जो आचार्य जी और हमारे आचार्यों ने जो बारे में बताया, ज्ञान दिया, वो बहुत ही गजब का ज्ञान था, बड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान था। और साथ में ज्योतिष का भी उन्होंने को बहुत अच्छा ज्ञान है। भगवान की दया से हम सबको बड़ा लाभ होगा। तो मैं एक बार अभिषेक जी का, आपका विशेष तौर से ये धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छे आचार्यों से हमारी मुलाकात कराई और सबको जो ज्ञान की बातें थी और प्रैक्टिकल बातें थी वो सब बताई। मैं एक बार फिर सबका बहुत बहुत आभारी हूं और तहे दिल से धन्यवादी हूं कि इन प्रोग्रामों में हम सबको बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट। सभी से मेरी विनती है, यदि किसी के कोई प्रश्न बचे हैं तो दोनों आचार्यों के नंबर सभी को मालूम है, क्योंकि सभी पुराने लोग बचे हैं। तो मेरी सबसे करबद्ध विनंती प्रार्थना इन दोनों महानुभावों से खुलकर चर्चा करें, इसका पूरा प्रयोग करें। और एक चीज मैं और बता, हम वात पित्त को किसी सदगुरु के सानिध्य में प्रयोग कर उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और